स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास मुहिम इंश्योरेंस महाकुंभ में। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा है और हम अब इस पूरे आयोजन को आगे बढ़ा रहे हैं। सुबह से आप जान रहे हैं कि बीमा आपके लिए क्यों जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस की बारी की आपने समझी, लाइफ इंश्योरेंस की बारी की आपने समझी, लेकिन डिम्पी थोड़ा सा फोकस करते हैं उस इंश्योरेंस के भाग पर जहां पर जागरूकता भी कम है। और ये मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि मैं जो शो करती हूँ पर्सनल फाइनेंस के बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, सवाल होम इंश्योरेंस को लेकर, मोटर इंश्योरेंस को लेकर बहुत कम आते हैं। और वो इसीलिए भी है क्योंकि लोगों को अधिकतर समय ये समझ में नहीं आता किस तरह का इंश्योरेंस है। और दूसरा, अगर कोई प्रोडक्ट उनके पास है तो उनके पास जानकारी भी नहीं है इसको लेकर। अमूमन मोटर इंश्योरेंस को लेकर हम देख रहे हैं कि रेगुलेटर भी काफी सारे बदलाव कर रहा है, काफी ज्यादा एक रूपता और पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है। स्टेक होल्डर्स भी बहुत नयापन यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पेचीदगियां हैं मेरे को लगता है जिसको लेकर हमें ये खास अब जो हमारा आधे घंटे का सेशन है उस पर फोकस करना चाहिए। मैं तुरंत हमारे आज के मेहमानों से भी आपको रूबरू करवा देती हूं और उसके बाद डिम्पी और मैं मिलकर इस सवालों के सिलसिले को हम आगे लेकर जाएंगे। हमारे साथ रूपम अस्थाना साहब है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लिबर्टी इंश्योरेंस, और साथ ही शशिकांत दाहुजा श्रीराम जनरल इंश्योरेंस, हितेन कोठारी चीफ अंडरराइटिंग ऑफिसर HDFC अर्गो। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और डिम्पी, मेरे ख्याल से सेशन होने से पहले, शुरू होने से पहले आप कुछ मोटर इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, आपकी निजी मोटर इंश्योरेंस के बारे में। हाँ नहीं, असल में क्या है ना, मैं तो क्वेश्चन वही रखता हूँ, आम जनता के क्वेश्चंस हैं। मेरा अपना देखिए, मैं एक मानता हूँ कि मैं उन्हीं लोगों में बीच में से निकल के आया हूँ, तो हम सबके क्वेश्चंस कॉमन ही होते हैं। और जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप जैसे अथॉरिटेटिव लोग उसको बताते हैं ना, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और थोड़ा नॉलेज भी बढ़ती है, और यही नॉलेज आम लोगों तक भी पहुँचती है। यानी कि एक क्वेश्चन 1000 क्वेश्चंस के आंसर के बराबर आपका हो जाएगा। तो सभी का, मेहमानों का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले मैं रूपम जी आपसे ही शुरू करूँगा। मोटर इंश्योरेंस को लेकर सिर्फ इतना बोला जाता है कि जब आपने गाड़ी लिया है तो एक इंश्योरेंस की कॉस्ट आएगी, तो वो इंश्योरेंस का कॉस्ट आपका डीलर आपको बता देता है। जब वो इंश्योरेंस खत्म हो जाती है तो उसके बाद अपने ब्रोकर को वापस बुलाते हो और भाई साहब ये बताते हो कि मेरी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी की कितनी होगी और कम से कम प्रीमियम कितना होगा। बस यही पूछते हैं। मेरे को अलावा, इसके अलावा मेरे को तो नहीं लगता कोई और चीज़ हम पूछते होंगे। थोड़ा बहुत आजकल लोगों को नॉलेज होगी तो थर्ड पार्टी के नाम पे कुछ पूछ लेते होंगे, तो पूछ लेते होंगे। क्या यही पूछना चाहिए, इसके अलावा भी पूछना चाहिए कुछ? नहीं, देखिए डिम्पी जी, ये तो मतलब बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपने कहा लोग पूछते हैं, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे नुएंसेस हैं, बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जैसे आपने कहा कि मोटर इंश्योरेंस रेगुलेटर और इंश्योरेंस कंपनीज ने मिलके बहुत सालों से बहुत मुहिम चलाई है कि मोटर इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बढ़े, और उसके साथ साथ प्रोडक्ट में भी थोड़ा बहुत इनोवेशन आया है जिसमें कवरेजेस भी बड़े हैं। जीरो डिप्रिसिएशन का है, आपका बैक टू इनवॉइस प्लान है, आपकी स्पेयर्स का है। सो बहुत सारे ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाभकारी उसको एड ऑन्स जो हैं वो मोटर इंश्योरेंस पे ऐड हुए हैं, और आपको उनके बारे में पूछना चाहिए। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी, एग्जांपल बताइए क्या? जैसे जीरो डिप्रिसिएशन है आपका, तो उसमें क्या है कि अगर आपका गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई और उसमें एक्सीडेंट हो गया तो उसमें डिप्रिसिएशन कट जाती है। जीरो डिप्रिसिएशन प्लान में इट गोज बैक टू ओरिजिनल, सो यू गेट द फुल वैल्यू। सो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ दीज इनोवेशंस, जो प्रोडक्ट इनोवेशंस हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज आपकी तरफ लाना चाहती हैं। लेकिन क्या होता है कि यूजुअली हम सिंपल चीज़ों पे जाते हैं कि कितना भाव है उसका, कितनी कवरेज होगी, और उस पे जाके ख़त्म हो जाती है बात। तो वो उससे थोड़ा और एक स्टेप आगे हमारे कंज्यूमर्स को अब बढ़ना चाहिए। ठीक है हितेन, एक सवाल मेरा आपसे भी होगा। पहले तो शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। अभी हम जो क्वेश्चन प्लेट दिखा रहे थे, जैसे कविता ने शुरू भी किया स्टार्ट में, कि एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक थर्ड पार्टी वाली इंश्योरेंस है। ये कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस किसको लेनी चाहिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाली किसको लेनी चाहिए, दोनों में फ़र्क क्या है? तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जनरली आपकी खुद की गाड़ी को जब एक्सीडेंट हो जाता है या दुर्घटनाग्रस्त होती है तो उसमें जो डैमेज होता है उसको कवर करता है। थर्ड पार्टी एक ऐसा कवर है जहां पे आपकी वजह से किसी और व्यक्ति को अगर शारीरिक इंजरी हुई है या उसकी डेथ हो जाती है, तो अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी वो नेग्लिजेंस से मरा है, तो आपको उसकी फैमिली के लिए जो भी करना पड़ेगा, जो मुआवजा देना पड़ेगा, वो भी कवर हो जाता है। तो थर्ड पार्टी एक ऐसा कवर है जो इंडिया में मैंडेटरली सबको खरीदना ही खरीदना है। अगर आप गाड़ी ओन करते हो, भले कि वो टू व्हीलर भी हो, जहां पे हमको सबसे ज्यादा अंडर इंश्योरेंस दिखता है या नॉन इंश्योरेंस दिखता है, तो आपको थर्ड पार्टी खरीदना ही खरीदना है। ओन डैमेज जो या कॉम्प्रिहेंसिव बोला जाता है
वो ओन डैमेज कवर जो है वो उन गाड़ियों के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है या मुनासिब है जो नई गाड़ियां हैं। जब आपकी गाड़ी बहुत पुरानी हो जाती है 10-12 साल, तो गाड़ी की वैल्यू ही बहुत छोटी है, तो अब ना भी खरीद तो चल जाता है। बट अभी आजकल अगर आप देखोगे, आज ही पेपर में है कि 50% गाड़ी एसयूवी की जा रही है, जो 15 से 20 लाख का है। अगर आप उसको हर साल 10% से डिप्रिशिएट भी करते हो तो 8 साल तक लगेंगे कि आपके 5-6 लाख की आपकी वैल्यू रहेगी। तो ओन डैमेज खरीदना, विच इज अ पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, इससे अगला मैं सवाल लूं, शशिकांत सर आपसे मैं सवाल लूंगी। मुझे ना कुछ डेटा जानना है, मुझे कुछ आंकड़े जानने हैं, क्योंकि आप तमाम इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं। होम इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस, इनका अगर कुछ डेटा आप तीनों बताइएगा, आपके कंपनियों के हिसाब से क्या डेटा है। एवरेज कितना होता है मोटर इंश्योरेंस जो लोग ले पाते हैं, कितनी संख्या है जो लोग मोटर इंश्योरेंस लेते हैं, कितनी संख्या है जो लोग होम इंश्योरेंस लेते हैं, जानकारी है उसके लिए कुछ बताइएगा। हाँ जी, अगर आप वाहन के इंफॉर्मेशन की बेस पे अगर आप जाते हैं तो 54% व्हीकल जो है आज की डेट में उनका इंश्योरेंस नहीं है। ओके। अगर आप जस्ट मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि अगर आप देखें तो करीब 32 से 33 करोड़ गाड़ियां आज की डेट में रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर, उसके अंदर 54% गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं है। अगर हम देखें तो एज पर मोटर व्हीकल एक्ट इट इज मैंडेटरी टू टेक एन इंश्योरेंस। आपको इंश्योरेंस लेना ही है। अगर आपको रोड पे अपना गाड़ी अप्लाई करना है तो आपको इंश्योरेंस लेना है, लेकिन उसके बाद भी 54% लोगों ने इंश्योरेंस नहीं लिया। इसको अगर हम ऐसे तोड़ें कि टू व्हीलर की अगर हम बात करें तो वहां पर थोड़ा सा परसेंटेज ज्यादा है, वहां पर 68% लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है। थर्ड पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। प्राइवेट कार के अंदर ये रेशो थोड़ा कम है, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर ये रेशो थोड़ा कम है। तो ये इसके अंदर आप देखिए, अगर आप इंश्योरेंस नहीं ले रहे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का, उसके अंदर कहां पर लोगों को कहां पर नुकसान हो रहा है। पहली चीज ये है कि ये जो पोटेंशियल है इन गाड़ियों का अगर इंश्योरेंस हो जाता तो उसके अंदर जीएसटी गवर्नमेंट के पास आता, जो गवर्नमेंट जीएसटी लूज कर रही है, विच शुड बी अराउंड 30-40 हजार करोड़ का। तो आप अगर प्रीमियम का पोटेंशियल देखें उन गाड़ियों का जिनका इंश्योरेंस नहीं हुआ, जो होना चाहिए था, वो अगर हो जाता तो गवर्नमेंट के पास जीएसटी आता। अब ये गाड़ी अगर रोड पे चलती है और अगर किसी को हिट करती है तो उसके अंदर थर्ड पार्टी क्लेम आता है। वो डेथ भी हो सकती है, वो इंजरी भी हो सकती है, और लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है थर्ड पार्टी की। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो थर्ड पार्टी को क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलेगा, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी से ओनर से ले सकता है, जो कि लेना अपने आप में बड़ा ही डिफिकल्ट है। तो उसके लिए अगर आप देखें तो पेनिट्रेशन, अगर मैं जैसे हम बात करते हैं, आपके मैं शो सुन रहा था पहले, उसमें बात कर रहे थे कि जनरल इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन जो है वो करीब 1% के आसपास है, लेकिन अगर हम मोटर इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन की बात करें ये 0.32% का है। फिर अंदर चले जाए टू व्हीलर के अंदर, ये और भी बहुत कम है। सेम अगर आप होम इंश्योरेंस की बात आप मेरे से पूछ रहे थे, होम इंश्योरेंस के अंदर 98% ऑफ द होम्स आर नॉट हैविंग एन इंश्योरेंस %। तो ये आज की डेट में सिचुएशन है। लोग सिर्फ अगर आप देखेंगे तो शायद जो 2% में बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने अपने घर का इंश्योरेंस ले रखा है, वो भी शायद मुझे लगता है इसीलिए ले रखा है बिकॉज उन्होंने बैंक से लोन लेना होता है और बैंक मैंडेटरी करता है कि आपको इंश्योरेंस लेना है तभी आपका लोन होगा, तो उनको लगता है यार होम इंश्योरेंस मुझे ले लेना चाहिए। लेकिन हमारे पास अभी रिसेंट अगर हम एग्जांपल लें, जो जितने भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स आए हैं, चाहे वो चेन्नई का फ्लड था, चाहे वो हिमाचल में फ्लड आया, चाहे वो सिक्किम में फ्लड आया, जितने भी स्टेट में हम देखते हैं, उड़ीसा में साइक्लोन आया, वहां पर होता क्या है कि जब लॉसेज होते हैं तो इकोनॉमिक लॉसेज तो दिखता है कि इतने हजार करोड़ के इकोनॉमिक लॉसेज हैं, और जब हम इंश्योर्ड लॉसेज देखते हैं तो सिर्फ 10-15% का सवाल है। शशिकांत सर यही सवाल है, और रूपम सर, इतनी भारी कमी जागरूकता की इतने अहम मुद्दे पर, प्रोटेक्शन कवर, रिस्क कवर के तौर पे हम इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, 98% लोगों के पास जो है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस नहीं है। घर आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, आप अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी लगा देते हैं, आप उसी को कवर नहीं करते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कविता जी, अपनी पूरी पूंजी नहीं, आपके आगे वाली इनकम भी लगा देते हैं ईएमआई के तौर पे, और उसको आप इंश्योर नहीं करते हैं। अगर आप देखें, जैसे शशिकांत जी कह रहे थे, 93 से 95% लॉसेस जो होते हैं कैलामिटी से, वो कवर्ड नहीं होते। तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें अगर आप देखें तो इंश्योरेंस परचेज का जो काल चक्र है, जो इंश्योरेंस परचेज लाइफ साइकिल है, वो कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है अवेयरनेस से, राइट? और अवेयरनेस कहाँ है? अवेयरनेस में अगर आप उसका डेटा अगर आप स्टडी करें
तो ये एक स्टडी निकली थी जिसमें ये पता चला था कि 50 से 55% लोग जो हैं उनको इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम। तो उसमें मेरे हिसाब से सबको घाटा है, ये खाली इंश्योरेंस कंपनी को घाटा नहीं है, क्योंकि ये सरकार को भी घाटा है, क्योंकि जिनको वो कैलेमिटीज स्टक हैं, जिनका उनको मुआवजा भरना पड़ता है, उनके घर बनाने पड़ते हैं, वही पैसा आप प्रोडक्टिव यूज में लगा सकते थे और वो लॉस हुआ है अभी। तो उसमें मेरे दो सुझाव हैं जो मैं आज रखना चाहता हूँ सामने। सबसे पहला ये, आपने जो ये सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकाली थी, उसमें आपने लिटरेसी और न्यूमरेसी पे फोकस किया है। व्हाई नॉट फाइनेंशियल लिटरेसी? सही बात। तो 9वीं क्लास से ऊपर जो सेकेंडरी जो +4 वाला है, 9, 10, 11, 12, उस सेगमेंट में अगर हम एक सेगमेंट डाल दें फाइनेंशियल लिटरेसी का, जिसमें लोगों को पता चले कि, क्योंकि क्या है कि देखिए कविता जी, हमारे देश में 9 से 12वीं के बच्चे जो हैं वो आगे जाके काम करने वाले, उसमें से बहुत सारे तो कॉलेज नहीं जाएंगे, बहुत सारे तो प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं करेंगे, वो नौकरी करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स छोटे मोटे धंधे चलाएंगे। तो उनको समझाना चाहिए कि अगर आपके यहाँ बाढ़ आती है तो क्या उसका क्या प्रोटेक्शन है, अगर आपके घर में आग लगती है तो उसका क्या प्रोटेक्शन है। सिंपल सी चीज़ें अगर हम एक मॉड्यूल बना के वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डालें। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सारी इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, रेगुलेटर CSR पे बहुत स्पेंड करते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? तो मैं ये सुझाव रखना चाहता हूँ कि अगले 5 साल तक सारी इंश्योरेंस कंपनीज का जो भी CSR पैसा है वो सब फाइनेंशियल अवेयरनेस और लिटरेसी में जाना चाहिए, और उसी से नेक्स्ट जनरेशन में आपका वो बदलाव जो है वो आएगा। तो ये बहुत बड़ा गैप है जो कि हमें भरना बहुत ज़रूरी है, और उस पर आज शुरू करना पड़ेगा काम। समय पर भरना बहुत ज़रूरी है। और गाड़ियों की संख्या के हिसाब से देखिए, आपको पता ही है कि इंडिया ऑटो मार्केट का हब है, ना सिर्फ गाड़ियों के तौर पर बल्कि दिल्ली जैसी जगहों पर तो 3 मेट्रोपॉलिटन सिटी से ज़्यादा गाड़ियाँ एक ही सिटी पे चलती हैं, और दिल्ली में शायद ही विरली ऐसी कोई गाड़ी मिलेगी जिसमें आपको स्क्रैच ना मिले। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि आपकी लाइफ और आपकी गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों का कवर ज़रूर लीजिएगा। अगर नहीं ले रखा तो ये शो आपके बेहद काम का है। हितेन भाई, एक छोटा सा सवाल मेरा और भी है आपसे। हाँ, मैं वही सारे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ जो लोगों के क्वेश्चंस हैं। क्या इसमें पोर्ट होता है मोटर इंश्योरेंस में? जैसे हम टेलीकॉम को पोर्ट करते हैं, अपना नंबर पोर्टिंग करते हैं। भाई मैंने एक इंश्योरेंस ले लिया, उस समय मेरा कुछ और प्रेशर था, मेरे को लेना पड़ गया, बाद में मैं पोर्ट कर सकता हूँ? ये पोर्टेबिलिटी है कि नहीं है इंश्योरेंस में? मोटर इंश्योरेंस में पोर्टेबिलिटी है। Okay. आपने अगर 1 साल, बिकॉज मोटर इंश्योरेंस में हर साल आपको प्रीमियम भरना है। ठीक है। हाँ, मतलब आपने एक बार प्रीमियम ले लिया, 1 साल तक है। हाँ. अगर आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ खुश नहीं है कि आपको दिक्कत आ रही है, तो एट द रिन्यूअल, जब आपका पॉलिसी का रिन्यूअल होता है, तो आप उसको अगली इंश्योरेंस कंपनी में जा सकते हैं। अगर आपका क्लेम नहीं हुआ तो आपको नो क्लेम बोनस मिलता है, तो वो नो क्लेम बोनस आप कैरी कर सकते हैं। दूसरी कंपनी जो नहीं आपको पॉलिसी देगी, वो आपको उस नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट आपको देगी, वो प्रोडक्ट के अंदर है। तो पोर्टेबिलिटी फुल्ली अवेलेबल है। मतलब साल में चालू हालत में ले सकते हैं कि साल खत्म होने के बाद? साल के चालू हालत में नहीं ले सकते, अदरवाइज वो जो डिडक्शंस होंगे, कैंसिलेशन चार्जेस जो होंगे, वो महंगा पड़ेगा। ठीक है। तो बट रिन्यूअल में, बिकॉज आपका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। सिर्फ टीपी का जो है नई गाड़ियों के लिए वो 3 साल या 5 साल है, प्राइवेट कार के लिए 3 साल है टीपी का, जो चेंज नहीं कर सकते। बट अगर ओन डैमेज देखोगे जिसका प्रीमियम बहुत ज्यादा है, वो आप एनुअली चला सकते हो। ठीक है। रूपम सर, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अभी आपने सुझाव की बात बोली ना, इसलिए हमारे एक रिपोर्टर है अनुराग, ये इंश्योरेंस ही कवर करते हैं, उन्होंने एक स्टोरी ब्रेक की गवर्नमेंट का, जैसे अभी सर ने भी बताया शशिकांत जी ने, कि मोर देन 50% लोग ऐसे हैं मोटर वाले जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है। भाई गवर्नमेंट के पास तो सारा डाटा है, आरटीओ में सारा डाटा पड़ा हुआ है, आपकी कौन सी गाड़ी किस नंबर की रजिस्टर्ड है, किस जगह पर चल रही है, आपको स्कैन करने में आधा मिनट भी नहीं लगेगा। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाइए, स्कैन कीजिए, और जिनका बीमा नहीं है, आपके पास नहीं दिख रहा, उन सबको एक साथ बल्क में नोटिस भेज दीजिए। ऐसा गवर्नमेंट सोच रही है, लेकिन ये विवादों में ना आ जाए, एक साथ ना हो जाए। उसमें तो जब वो मैम से पूछ रहा था ना रिपोर्टर से कि ऐसा क्यों कर रहे थे, तो उन्होंने बोला 2 चीज़ों के लेके। एक तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आएगा, देखो गवर्नमेंट रेवेन्यू से सोचेगी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ जाएगा, लोगों को बीमा मिल जाएगा, ये कंपलसरी होगा, बट मतलब ऐसा स्कैन होगा। ये कितना फिजिबल है? ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है क्या? 100% कर सकती है। तो क्योंकि थर्ड पार्टी तो मैंडेटरी, जैसे बताया कि उन्होंने कि थर्ड पार्टी जो मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है, वो तो एज पर लॉ आपको लेना ही लेना है। उसकी उसकी जो इन्फोर्समेंट है वो ऑन द ग्राउंड पुलिस अथॉरिटीज के हाथ में है। तो अगर ऑन द ग्राउंड पुलिस अथॉरिटीज उसकी इन्फोर्समेंट करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। और कई प्रदेशों में ऐसा हुआ भी है जिसमें आप वो हैंड हेल्ड डिवाइस लेते हैं पुलिस वाले,
उसमें अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालें उससे तो उनको स्कैन पता करते चल हैं जाता ऐसे, है, या उससे स्कैन स्कैन करते हैं, या उनको सारी पता डिटेल आ सारी जाती है। डिटेल आ जाती है। तो उसमें पता लग जाता है बीमा है कि नहीं है। लेकिन क्या हो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम जो है कि वो उसने गलत गाड़ी चलाई या गलत जगह पार्क करी, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं इन्फोर्समेंट वाले, बनस्पत इस पे कि ये भी देखें कि इंश्योरेंस है कि नहीं। बुनियादी मुद्दे, हाँ। तो ये थोड़ा सा आई थिंक ये जो अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं, ये अवेयरनेस खाली ग्राहकों में नहीं, हमारी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ में भी ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप इस पे ध्यान दें और जिसके पास नहीं है उनको आप लें और उनको दिलवाएं। उनको लेटर भेज दे ना, ईमेल भेज दे, व्हाट्सएप के नंबर होते हैं, वो नंबर से भेज दे कि भी आपके इंश्योरेंस नहीं जा है, सकते हैं आप इंश्योरेंस करवा लो। बट क्या ये उनके संज्ञान में है? पर हमने और एक संज्ञान में तो है ना। नहीं बिल्कुल है, बट वो जो है कि वो ऑन द ग्राउंड इन्फोर्समेंट नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। इंडस्ट्री ने और एक सुझाव दिया था जी। इन्फोर्समेंट एजेंसी के अलावा अगर आप देखना है तो आप ये कर दीजिए, जैसे अगर आपका पीयूसी ना हो तो फ्यूल नहीं मिलता, सिमिलरली आपका इंश्योरेंस ना हो तो फ्यूल मत दीजिए। हर पेट्रोल स्टेशन पे एक स्कैनिंग मशीन डाल दीजिए, जब आती है गाड़ी आप चेक कर लीजिए, अगर एलिजिबल नहीं है तो फ्यूल ही मत दीजिए। बिल्कुल सही। अगर गाड़ी का फ्यूल ही नहीं होगा तो रास्ते में चलेगी नहीं, एक्सीडेंट भी नहीं होगा। तो सुझाव तो बहुत सारे हैं और एजेंसीज अगर आज टेक्नोलॉजी द्वारा सब कुछ इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो मेरी ना दरअसल सुई ना प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पे अटक गई है। सॉरी, वो जो आंकड़ा है ना 98% मुझे बहुत ज्यादा खल रहा है, थोड़ा सा मैं उसकी बारीकी में जाना चाहती प्रॉपर्टी हूँ। की बात करूं, मैं मोटर की बात मोटर की बात ये बांट लेते हैं। शशिकांत सर, अब क्योंकि 98% लोगों के पास नहीं है, तो मतलब भारी जागरूकता की कमी है ना, लोगों को पता ही नहीं है कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्या है, और अगर लिया भी है तो फिर वो होम लोन के साथ ले लिया या बाकी तमाम समय जो लपेटे में मिल जाता है आपको, उस तरह का इंश्योरेंस है। तो मुझे बारीकी बताइए प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पे क्या कुछ होता है, और क्योंकि हम मोटर इंश्योरेंस के इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, किस तरह से एनफोर्समेंट्स के जरिए इसको लागू किया जा सकता है, क्या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में ऐसे कुछ लागू नहीं किया जा सकता? बुनियादी जरूरत तो खैर ये भी है ना, इसको क्यों नहीं हम गंभीरता से लें? बिल्कुल। अब अगर हम देखिए प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि आपने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, लेकिन अगर जोर है जो कवर होते हैं, हालांकि उसका फायर से कोई लिंक नहीं है, लेकिन वो इनबिल्ट कवर है। जैसे फायर है, लाइटनिंग है, एक्सप्लोजन है, इम्प्लोजन है, लैंडस्लाइडिंग है, स्टॉर्म है, साइक्लोन है, फ्लड है, उसके बाद अर्थक्वेक का कवर है, फिर आप टेररिज्म का भी कवर ले सकते हैं। ये सारे कवर हैं जो एक ही पॉलिसी के अंदर ऑलमोस्ट सब चीजें कवर करती हैं, ठीक है। लेकिन और अगर आप प्रीमियम की बात करेंगे तो अगर आपको एक होम इंश्योरेंस का पॉलिसी लेना है, 10 साल की पॉलिसी अगर आपको लेना है, 10 इयर्स की पॉलिसी इज अवेलेबल इन द मार्केट। 10 साल का प्रीमियम कुछ ज्यादा, अगर 20, 25, 30 लाख रुपए का फ्लैट है तो उसमें 8-10 हजार रुपए से ज्यादा का प्रीमियम नहीं आता। ड्वेलिंग इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बहुत ज्यादा नहीं है, प्रीमियम बहुत कम है। वही है क्वेश्चन की अवेयरनेस का, अवेयरनेस नहीं है। अफोर्डेबिलिटी का यहाँ पर इशू नहीं है, होम इंश्योरेंस के अंदर इशू है यहाँ पर अवेयरनेस का। लोग लेते नहीं है, लोगों को लगता है कि शायद अर्थक्वेक आएगा तो उनके घर में कुछ नहीं होगा शायद, लेकिन हमने अभी रिसेंटली हमने कहीं देखा है, कितनी कंट्रीज में हमने देखा है अर्थक्वेक आया और कितने घर वहां पर हमने देखा हुआ तबाह होते हुए। और दूसरा एक चीज और भी है इसके अंदर, मैंने किसी काफी एक्सपर्ट को सुना है मैंने बात करते हुए कि जैसे मेडिक्लेम के अंदर हम लोग 80D का बेनिफिट देते हैं कस्टमर को, इनकम टैक्स में उसको रिबेट मिलता है, तो क्यों ना ऐसी चीज अगर मान लीजिए होम इंश्योरेंस में हो जाए कि अगर आप होम इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको इतना इनकम टैक्स का छूट मिलेगा। तो लोग शायद ये सोच के करवाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज अगर लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है और साइक्लोन आ रहा है या फ्लड आ रहा है तो गवर्नमेंट को वो सब बियर करना पड़ता है लॉस। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये इंश्योर कर दे कि नहीं, लोगों ने इंश्योरेंस ले लिया है, चाहे वो इनकम टैक्स बेनिफिट के थ्रू आप उसको प्रवोक कर रहे हैं लेने के लिए, तो ये कुछ चीजें जो की जा सकती हैं जिससे ये पेनिट्रेशन बढ़ेगा, जो कि आज की डेट में बहुत ही ज्यादा कम पेनिट्रेशन है होम इंश्योरेंस के अंदर। ठीक है, जैसे घर में लोग बीमार पड़ते हैं तब आपको लाइफ इंश्योरेंस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता लगती है कि देखिए जीवन बीमा होता है या हमारे पास हेल्थ बीमा होता तो कितना अच्छा होता। वो हॉस्पिटल में जाके आपको उसकी वैल्यू पता लगती है। एक और चीज़ हितिन भाई मेरे को आपसे जरा पता करना है, कई बार क्या होता है ना, काफ़ी सारे आजकल यंगस्टर्स भी गाड़ी चलाते हैं, मॉडिफिकेशन का बहुत ज़माना है, गाड़ी मॉडिफाइड हो जाती है, मॉडिफाई होने पर बीमा कैंसिल तो नहीं हो जाएगा मेरा? मैंने शीशा पहले दूसरे किस्म का लगाया था, अब मैंने दूसरा लगवा दिया, ऊपर हॉर्न लगवा दी, नीचे लाइट्स लगवा दी अलग से। सो स्टैंडर्ड मॉडिफिकेशन थोड़े मॉडिफिकेशन है, जैसे शीशा बदल दिया उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पर अगर किसी ने एक्स्ट्रा CNG लगा दिया, हाँ, जो पाइप फ्यूल किट चेंज कर दी, या कोई और अपने इंजन मॉडिफिकेशन कर दिया, जो इलेक्ट्रॉनिक जहां पे आपने छेड़छाड़ कर दी है, तो वो चीज में बीमा कैंसिल हो सकता है। बिकॉज कंपनी बोलेगी अगर आपने रिस्क बढ़ा दी है जो मुझे नहीं बताया था तो ऑटोमेटिकली आपका बीमा कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो बीमा कैंसिल हो सकता है। खैर मेरे पास 1 मिनट का समय हो रहा है, मैं जरा रूपम सर से एक और जरा बात पता कर लेता हूँ। मेरे ना एक्चुअली क्वेश्चंस वही हैं जो सब देश के लोगों के क्वेश्चंस हैं। सर मेरे को एक चीज़ बताइए, कंपनी मेरा
जो मोटर इंश्योरेंस है वो कब कब रिजेक्ट कर सकती है? हाँ, ये बड़ा किस किस समय में मेरा रिजेक्ट कर देगी? जरूरी सवाल मैं यही जाऊंगा, है, पता हाँ। लगा मेरे को जिस समय बीमा लेना था उस समय मेरे को डीलर ने बताया भाई साहब आपका तो इंश्योरेंस रिजेक्ट हो गया इस वजह से। सर दोनों किस-किस बताइएगा, condition में? प्रॉपर्टी और मोटर दोनों। हाँ, तो मैं मोटर का लेता हूँ। तो मोटर में एक्चुअली बहुत ही कम ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिसमें मोटर में इंश्योरेंस रिजेक्ट होती है। उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन या आप जैसे आपने दिखाया कि मैंने गाड़ी पर्सनल यूज़ के लिए ली है और आप उसको कमर्शियल यूज़ टैक्सी चला रहे हैं, राइट? तो दैट इज़ द रॉन्गफुल और मिस रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में मिस रिप्रेजेंटेशन पे कैंसिल हो सकती है, वैसे मिस रिप्रेजेंटेशन पे ये भी कैंसिल हो सकती है। जोग्राफिकल यूज़, आपका अगर रजिस्ट्रेशन जो है वो पक्का नहीं है, आपके नाम पे गाड़ी नहीं है, तो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, तो वो किसी और के नाम पे गाड़ी है। तो ये 2-3 ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिसमें गाड़ी का इंश्योरेंस में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। तो ये नहीं है कि कमर्शियल गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं होती, या आपको अगर इंश्योरेंस कंपनी बताए कि आपकी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र होनी है, वो आप ट्रांसफ़र करके फिर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इंश्योरेंस कराएंगे तो हो जाएगी। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती, राइट? या कई बार ऐसा तो बहुत पुरानी गाड़ी होती है जिसका वैल्यूएशन मुश्किल होती है, या उसका रिपेयर नहीं हो सकता है, तो वो चैलेंजेस होते हैं। एक बस एक छोटा सा सवाल और 30 सेकंड वाला। मान लीजिए गाड़ी चलते चलते सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए, सबसे पहले काम क्या करना चाहिए? इंश्योरेंस वाले को फोन करना चाहिए, फोटो खींचना चाहिए कि पुलिस को बुलाना चाहिए? सबसे पहले पुलिस बुलानी चाहिए, गाड़ी साइड करनी चाहिए, अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को फिर इंश्योरेंस वाले वो बोलेगा भाई साहब गाड़ी तो वहां लगी थी, आपने हमारा सारा केस ही बिगाड़ दिया। सो नॉर्मल क्लॉज में ऐसा नहीं है कि आपने अगर साइड पे गाड़ी लगा दी तो कोई दिक्कत आएगी। अगर आपने उस गाड़ी को अगले 10 किलोमीटर चला दिया, अच्छा, तब दिक्कत है। आप साइड कर लीजिए, अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। आगे भी किसी एक्सीडेंट में कोई किसी को लगा है या किसी को इमरजेंसी चाहिए, हेल्प कर लीजिए, उसके बाद भी कर लीजिए। ठीक है, डन। मेरे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। चलिए, तो बीमा जरूरी है हमारा एक कंसेप्ट है, और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यानी कि मोटर इंश्योरेंस वाले हिस्से को यही समेट रहे हैं। और आपको पता है महाकुंभ है ये, महाकुंभ का मतलब आगे के और पड़ाव भी हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जो सवाल डिम्पी ने पूछे हैं वो लगातार लोग भी पूछ रहे हैं, और इसीलिए हमने 1 घंटे का स्पेशल सेशन रखा है 2 से 3 बजे तक का, जहाँ पे आपके सिर्फ आप ही के सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए हम नहीं होंगे, आपके सवाल ही होंगे, और आपके सवाल इसी तरह के एक्सपर्ट्स देंगे खूबसूरती के साथ, और एक एक चीज क्लियर करेंगे। ये बात आज देखिए, इसी कार्यक्रम की खूबसूरती बताता हूँ कविता क्या हुई, मेरे को भी नहीं पता था ऐसा। ये जो आपने मेरे को बताया कि नहीं पहले अपनी गाड़ी को आप साइड में लगाओ, सबको सेफ्टी करो, बाद में बीमा वाले को, तो सबको ऐसा लगता था कि पहले तो फोटो खींच लो, बीच सड़क में फोटो खींचो पहले, उसके बाद फिर आगे जाओ। यही इस कार्यक्रम की खूबसूरती है। तो आपको इसी कार्यक्रम से बात पता लगती है। एक और चीज मैं लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, और ये हमारी एक थीम भी है कि बीमा जरूरी है। तो मेरे साथ तीनों मेहमान हैं, हितेश जी आप भी हैं, रूपम जी हैं, और साथ ही शशिकांत जी भी हैं। 1 2 3 हमारे प्रोड्यूसर मेरे को बता देंगे, तो मैं आपके सामने बोलूंगा 1 2 3, तो हम सबको एक साथ मिलके बीमा जरूरी है नारा टाइप, हाँ, तो वैसे हम लगाते हुए ये बात बोलेंगे। तो प्रोड्यूसर साहब मेरे को कमांड दीजिए। शशिकांत जी आपकी आवाज भी आ जाएगी, आप ये मत मानिएगा कि आप ऑनलाइन है तो आपकी आवाज नहीं आएगी। सर आएगी, जरूर आएगी, आपके भाव और भावनाएं दोनों आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है सर? तो 1 2 3 करते हैं, हम आगे करते हैं। प्रोड्यूसर साहब बताइए, बोले, ठीक है, 1 2 3, बीमा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये छोटा सा एक सेगमेंट था जो हमने कंप्लीट किया, लेकिन महाकुंभ आगे भी जारी है। बने रहिएगा इटिना स्वदेश के साथ।